वो चैप्टर नंबर 6 के केसी के न्यूमेरिकल चल रहे थे और उसका एक आखिरी न्यूमेरिकल रह गया था जिसे मुझे वेडनेसडे के दिन कराना था, नहीं करा सका, तो वो मैं आज आपको डिस्कस करा रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल पेपर में पूछा जा चुका है, बहुत अहम सवाल है, ज़रूर आया करके जाए पेपर के अंदर, इसके चांसेस दोबारा पूछे जाने के हो सकते हैं। ये न्यूमेरिकल पेज नंबर 173 पे लिखा हुआ है और न्यूमेरिकल ये है आपके सामने, देखिए ज़रा जी। न्यूमेरिकल ये है, इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन हो रहा है जिसके अंदर कुछ फर्जी रिएक्टेड और प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हैं A + B और 2C। व्हेन इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड, जब इक्विलिब्रियम आ गया, द कंसंट्रेशन वाज A इन B is 4 मोल पर dm³। A और B की कंसंट्रेशन बेटा इक्विलिब्रियम पे नापी गई है, 4 मोल पर dm³ है, और C की कंसंट्रेशन 6 मोल पर dm³ है। ये सब इक्विलिब्रियम पर। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, आपने Kc की वैल्यू निकालनी है, एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ AB। ये जो कंसंट्रेशन दी गई है, ये कंसंट्रेशन बेटा इक्विलिब्रियम पे दी गई है, लेकिन आपको A और B की कंसंट्रेशन निकालनी है इक्विलिब्रियम से पहले की, इनिशियल कंसंट्रेशन निकालनी है। इनिशियल कंसंट्रेशन उसी वक्त निकलेगी जब आपको इनिशियल मोल्स की वैल्यू पता हो, यानी शुरू में इनके कितने मोल्स थे। अगर आपको इनिशियल मोल्स पता होंगे तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन निकाल सकेंगे। तो इस सवाल के दो हिस्से हैं, पहले हिस्से में Kc निकालना है जो बहुत ज़्यादा आसान है, दूसरे हिस्से के अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ AB निकालना है जिसके लिए आपको इनिशियल मोल्स ऑफ AB पता होना चाहिए। आइए सवाल को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये बुक के अंदर तो सॉल्व भी हुआ ऑलरेडी पहले से ही, ये जूम कर लेगा, अभी इसको फिगर नहीं कर हो जाएगी तो ऑटो फोकस कर लेगा। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 3 और ये एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास और पेज नंबर 173 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 है ये और पेज नंबर 173 पर, और इसके अंदर इन्होंने हमें एक रिएक्शन लिख के दिया है A + B और साथ में है 2C। गिवन दैट क्या करके दिया है इन्होंने, गिवन दैट concentration of A, concentration of B is 4 mole per dm³ और concentration of C is 6 mole per dm, 6 mole per dm। सवाल के दो हिस्से हैं, सवाल का पहला हिस्सा Kc की वैल्यू निकालें, सवाल का दूसरा हिस्सा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B निकालें। ये है हमारा सवाल। यहाँ तक सारे बच्चे ओके करेंगे कि यहाँ तक उन्हें क्लियर हो चुका है कि सवाल के अंदर क्या बताया गया, क्लियर है? यहाँ तक देखें अच्छी तरीके से। A और B की कंसंट्रेशन दी गई है, चैट में बताएंगे मुझे ओके करके। Kc निकालना है और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आपने मालूम करनी है। सबसे पहले हम Kc निकालें। अच्छा, ये कैमरा जो आपको इस वक्त दिखा रहा होता है, ये कैमरा ऑटो फोकस करता है, तो बाद दफ़ा क्या होता है, ये जब हमारा हाथ होता है लिख रहे होते हैं तो ये फोकस करता रहता है, और जब हाथ हटता है तो ऑटो फोकस हो जाता है थोड़ा सा कभी कभार। तो कभी ऐसे धुंधलाहट वगैरह हो तो समझ जाएगा कि ये फोकस कर रहा है। तो हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सोल्यूशन के अंदर सवाल का पहला हिस्सा Kc का फॉर्मूला लगाना है। Kc का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, प्रोडक्ट आएगा ऊपर, रिएक्टेंट आएगा नीचे, तो ऊपर आएगा C, लेकिन C के साथ 2 लिखा हुआ था तो वो 2 क्या बन जाएगा, पावर। ये बात आपको क्लास में सिखाई गई। इसके बाद आएगी A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन। C के ऊपर स्क्वायर क्यों लगा,
क्योंकि सी के साथ क्या लिखा हुआ था 2 और ये 2c की पावर बन जाएगा। ठीक है, केसी के न्यूमेरिकल्स में ये वाली बात सिखाई गई है बच्चों को। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं और केसी का जवाब हासिल करते हैं। सी की वैल्यू आ रही है 6 का स्क्वायर और ए और बी की वैल्यू आ रही है 4 और बी की वैल्यू भी आ रही है 4। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 4 4 सा होता है 16। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब भी ऑलरेडी बुक में पहले से सॉल्व हुआ है। इसका जवाब आ रहा है 2.25। ये इसका जवाब है 2.25। यहाँ तक मुझे ओके कर दें, यहाँ तक सब बच्चों को यहाँ तक सवाल का पहला हिस्सा समझ में आ गया? सवाल का पहला हिस्सा समझ में आ गया? वेरी गुड, शाबाश। अब सवाल का जो दूसरा हिस्सा है, सवाल का जो दूसरा हिस्सा है उसके अंदर आपने निकालनी है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए बी निकालने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप इनिशियल मोल्स ऑफ ए बी निकालें। अब हम सवाल के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरे पार्ट में आप एक मरतबा फिर इक्वेशन कॉपी कर लें। इक्वेशन कॉपी, इस इक्वेशन से आपने क्या करना है, टेबल बनाना है। इसको कंसंट्रेशन का टेबल कहते हैं। ये टेबल कुछ इस तरह से बनाया जाता है, इनिशियल, फिर इक्विलिब्रियम और फिर कंसंट्रेशन, ऐसे करके बनाया जाता है। 3 हिस्से होते हैं इसमें। तो सबसे पहले अपने तौर पे खुद ही फर्ज कर लें। याद रखिए, अगर आपको ए और बी की इनिशियल कंसंट्रेशन चाहिए तो आपको ए और बी के मोल्स पता होने चाहिए। मोल्स पता होंगे, कंसंट्रेशन निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम फर्ज कर लें, ए के मोल हैं ए मोल, बी के मोल हैं बी मोल, आपने फर्ज कर लिया। जबकि शुरू में प्रोडक्ट का कोई मोल नहीं होता, ये बात आपको बताई गई है न्यूमेरिकल्स में। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इसके बनेंगे एक्स मोल। अब ऊपर जो नंबर डला हुआ है वो नंबर इसके साथ यहाँ पे लग जाएगा, जो ऊपर नंबर होगा वो यहाँ इसके साथ लग जाएगा। ये तरीका होता है, ऐसी बात है। इसके अलावा ए मोल और बी मोल, तो ए और बी में से क्या होगा, ए में से एक्स माइनस करेंगे, बी में से भी क्या माइनस करेंगे, एक्स, और यही चीज इनकी बन जाएगी कंसंट्रेशन। ए माइनस एक्स मोल पर डीएम क्यू, बी माइनस एक्स मोल पर डीएम क्यू, और ये हो जाएगा 2x मोल पर डीएम। यहाँ तक कोई मसला? यहाँ तक एक मतलब फिर आपको एक ओके चाहिए कि आपको ये टेबल समझ में आ गया कैसे बनाया गया है। ए और बी हमने अपने तौर पर खुद फर्ज करेंगे। ए के मोल ए हैं और बी के मोल बी। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। आपका यस और ओके जरा टीचर को भी थोड़ी एनर्जी देता है। अपने यस और ओके में कंजूसी नहीं दिखाया करें बच्चों, यस और ओके करते रहा करें। आपका यस और ओके टीचर को एक एनर्जी देता है, जिससे जरा उसको भी आइडिया मिलता रहता है कि हाँ सही ट्रैक पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वेरी गुड। आइए अब बात करते हैं आगे। लेकिन बच्चों ये आपने टेबल तो बना लिया, लेकिन इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन थी सी की, वो तो हमें पहले से पता है। सी की बात कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम पर सी की जो कंसंट्रेशन है वो तो हमें पहले से पता है। वो किसके बराबर है, 6 की लिखा हो। सी की कंसंट्रेशन 6 है और ए और बी की क्या है, 4 है। ये सारी कंसंट्रेशन जो हमें बताई गई है ये इक्विलिब्रियम पे बताई गई, ठीक है। लेकिन हमारे डेटा के अंदर, टेबल के अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है, 2x। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन दैट कंसंट्रेशन ऑफ सी किसके बराबर है, शाबाश, जो इन्होंने हमें गिवन करी है वो है 6। लेकिन हमारे टेबल के हिसाब से सी वाली जगह पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, 2x इज इक्वल टू 6। 2 और 6 को काटा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये 2x असल में c की वैल्यू के बराबर है और c की वैल्यू 6 गिवन थी, तो 2x को हमने 6 के बराबर कर लिया। 2 और 6 कट गया, नतीजे में x की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ तक ठीक है, ओके ओके चाहिए, वेरी गुड, शाबाश। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सेम इसी तरीके को a और b के लिए इस्तेमाल करो मेरे बच्चों, ठीक है। also given that सेम यही तरीका आप ए और बी के लिए इस्तेमाल करो। ए की कंसंट्रेशन 4 थी,
लेकिन जो आपने टेबल में बनाया है वो बनाया है a माइनस एक्स, और ये बराबर किसके लेंगे आप 4 के। माइनस का x वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का x। आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दें 3, 4 में 3 प्लस कर दें कितना हो जाएगा 7, और यही 7 बन जाएगा बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो B की वैल्यू भी इसी तरह से निकलेगी। B की वैल्यू क्या थी 4, B की वैल्यू आपने बनाई है B माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, माइनस का x वहां जाके हो जाएगा प्लस का x, x की वैल्यू 3 डाल देंगे यहाँ पे, और ये जवाब भी आ जाएगा 7 मोल पर dm। ये आपके पास B की वैल्यू है, यहाँ मोल पर dm क्यों लिख लेते हैं। मुझे बताया सवाल समझ में आ गया अच्छे तरीके से, किस तरीके से सॉल्व किया। तमाम जितने बच्चे क्लास में मौजूद हैं सबका मुझे हो के आना चाहिए। कुछ क्लास के 3-4 बच्चे मैं देख रहा हूँ उनके नाम चैट में, और वही मुझे बार बार होके और यस करके लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, शाबाश। लेकिन बाकी जो बच्चे हैं वो रिप्लाई नहीं कर रहे पाओ। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक बच्चा मौजूद है जो कि मोटो G6 के नाम से है। ये मोटो G6 नामी जो भी बच्चा है इससे रिक्वेस्ट है कि ये प्लीज़ अपने नाम से इंटर हो, क्योंकि अटेंडेंस लग रही है साथ साथ, और अगर आप नहीं लिखेंगे अपना नाम तो नतीजे में हो जाएगी गड़बड़, इसलिए प्लीज़ अपना नाम लिखिए, मेंशन योर नेम मोटो G6। मैं आपको दे रहा हूँ 5 मिनट का टाइम। 5 मिनट के अंदर अगर आपने अपना नाम नहीं बताया या नहीं शो करा तो फिर आप क्लास से आउट हो जाएंगे बेटा। अपने नाम से एंटर हो प्लीज, ये जरूरी है। अटेंडेंस लगती है, बाद में बड़े मसलों मसाइल आते हैं और नाम नहीं होता। तो बच्चों केसी के नुमाइंदर यहाँ पे होते हैं इख्तिताम पजीर। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ज़्यादा नहीं बचा है, चैप्टर थोड़ा सा बचा है, लेकिन बहरहाल जितना बचा है उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। हेडिंग बनाते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। रमज़ान में टाइमिंग बड़ी महदूद होती है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी पढ़ना है। आपने लॉ ऑफ मास एक्शन सीखा है बेटा, उस लॉ ऑफ मास एक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करने में विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। Following factors can be predicted। लॉ ऑफ मास एक्शन के जरिए मंदरजा झेल चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, उनके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पेशेंट को ही कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें? नंबर 1 एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। नंबर 2 डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बच्चों इनमें से शुरू के 2 हमारे कोर्स में रखे गए, तीसरा वाला हमारे कोर्स में नहीं, यानी एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन हमारे कोर्स में मौजूद है बच्चों, और डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कोर्स में मौजूद है, लेकिन स्टेबिलिटी और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हमारे कोर्स में नहीं है। आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया था। आइए देखते हैं एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन से क्या मुराद लिया जा रहा है और एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन से क्या मतलब। सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करेंगे, हेडिंग बनाएंगे एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन से क्या मुराद? एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन से मुराद ये है कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। असल में आप जो रिएक्शन अभी डिस्कस कर रहे हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी जा रहा होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी जा रहा होता है, यानी दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चल रहा होता है। तो आपको एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन में ये पता चल जाएगा कि कितना रिएक्टेंट क्वांटिटी में
प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। याद रखिए ये सब एक अंदाजे से निकाली गई वैल्यूज होती हैं, लेकिन जो अंदाजे से आप यहाँ वैल्यू निकालते हैं वो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन जवाब देती है। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है? इट मीन्स दैट हाउ मच reactant is converted into product। इससे आपको ये पता चल जाएगा कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ केसी। दिस कैन बी प्रेडिक्ट with the help of equilibrium constant। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसके जरिए आप इसके बारे में पता चला सकते। तो आपके कोर्स के अंदर इसको 3 तरह से डिस्कस किया गया है, लेकिन हमें सिर्फ 2 तरह से डिस्कस करना है, क्योंकि 2 तरह में ही सीखने वाली बात है, तीसरी तरह में कोई खास सीखने वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम इसका वो पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, लेकिन पहले मुझे ये बता दें आपको एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन का मतलब समझ में आ गया? क्या मतलब होता है कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। इसका पता चलाने का तरीका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जरिए। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है बेटा, शाबाश। बताएं, कोई टाइम ज़ाया करें, आगे बढ़ते हैं ताकि क्लास का जो दौरानिया है उसको सही से यूज़ किया जा सके। पहला पॉइंट है व्हेन द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी लार्ज। ये हमारा पहला पॉइंट है, जब Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है। बच्चों एक रिएक्शन है, एग्जाम्पल के तौर पे एक रिएक्शन दिखाया जा रहा है आपको। ये रिएक्शन है, आप में से शायद अक्सर बच्चे जानते हो कि इसको ओजोन कहते हैं। ये ओजोन है। ओजोन इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती रहती है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसी तरह ऑक्सीजन भी ओजोन में कन्वर्ट होती रहती है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये एक रिएक्शन है, जब इस रिएक्शन को सॉल्व किया गया और इसके लिए Kc की वैल्यू निकाली गई, ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है, ये ऐसे करके लिखा जाएगा। ये रिएक्टेंट के तौर पे लिया जा रहा है, ये ऐसे लिखा जाएगा। और जब इसका Kc सॉल्व किया गया तो इसकी वैल्यू बेटा बहुत ज़्यादा बड़ी निकल गई। देखिए ये वैल्यू निकल गई 10⁵। ये बहुत बड़ी वैल्यू। अब इतनी बड़ी वैल्यू आने का एक ही रीज़न है जो मैथमेटिक्स हमें समझाता है। देखिए जब दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो आंसर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जरिए पता चल सकता है कि वो आंसर छोटा बड़ा कैसे होगा। देखिए अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो तो आंसर बड़ा आता है। अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आंसर छोटा है। दोबारा जुमला बता दूं, ऐसा ना हो मिक्सअप हो जाए। जुमला पहला सुनो, अगर न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो आंसर बड़ा आएगा, और अगर न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आंसर छोटा आएगा। अब आप देखिए ये आंसर बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कौन आ रहा है? न्यूमरेटर के अंदर आ रहा है प्रोडक्ट, और O3 जो आ रहा है ये क्या आ रहा है? रिएक्टेंट। ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। अब जरा इससे अंदाजा लगाने की कोशिश करें, यही हमारा पहला पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ओजोन जो है उसका ज्यादातर हिस्सा, सारा का सारा यहाँ से यहाँ जा चुका है। यानी सारा का सारा रिएक्टेंट ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। तभी जब हमने रिएक्शन सॉल्व करा तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा है, रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम। मतलब रिएक्टेंट अपना सारा का सारा ऑलमोस्ट हिस्सा प्रोडक्ट के अंदर दे चुका है, थोड़ा बहुत खाली रिएक्टेंट बचा है। तभी प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टेंट कम। तो अगर Kc की वैल्यू बड़ी आएगी तो हमने क्या अंदाजा लगाया?
रिएक्टेंट सारा का सारा या ऑलमोस्ट सारा का सारा प्रोडक्ट में जा चुका है और इस वक्त रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा किस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इस डायरेक्शन में प्रोडक्ट बन रहा है ज्यादा से ज्यादा। बताएं, बात समझ में आई, क्लियर हुआ क्या बताया मैंने? चैट में आपने ओके करना है, शाबाश जल्दी से। अगर Kc की वैल्यू बड़ी आएगी, अगर Kc की वैल्यू बड़ी आएगी तो मतलब है कि रिएक्टेंट सारा का सारा या ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। बच्चों यही बात हम यहाँ पे लिख देते हैं जल्दी से, शाबाश। The larger value of Kc shows that almost all of the reactant is converted into product and the reaction is highly favorable in forward direction. तो बच्चों जो हमने सीखा उसको यहाँ पे वर्डिंग के अंदर बता दिया। अब इसका आखिरी पॉइंट डिस्कस करेंगे और अपना लेक्चर एंड करेंगे, और आखिरी पॉइंट भी बहुत आसान है और वो है इसका सेकंड पॉइंट। ये हमारा एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट तो बहुत आसान है। If the value of Kc is very small, बच्चों फर्ज कर लें हमारे पास ये एक रिएक्शन है, ये प्रैक्टिकल रिएक्शन है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और ये H2 प्लस F2 के अंदर टूटता है। इसका हम Kc कैलकुलेट करते हैं तो ऊपर आएगा H2F2, ये आपका प्रोडक्ट है, और यहाँ आएगा HF और यहाँ पावर 2 आ जाएगी। इसका जब Kc कैलकुलेट होता है तो ये नंबर आता है 10 की पावर -3। अब ये बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है। अब यहाँ बहुत छोटी वैल्यू इस बात को जाहिर कर रही है कि अब डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, यानी न्यूमरेटर अब की बार छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है तो तभी बेटा आंसर छोटा आता है। न्यूमरेटर में कौन है? न्यूमरेटर में है प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर में कौन है? रिएक्टेंट। इसका मतलब साफ जाहिर है कि अब की बार रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जा रहा है, बहुत कम प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर, और रिएक्टेंट जैसा है तकरीबन अभी भी वैसा ही है। इसलिए जब डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर इतना छोटा आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा, बल्कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ही मौजूद है। क्या आपको ये वजह समझ में है? पिछली वाली वजाहत का ही उलट वजाहत है। अब की बार प्रोडक्ट बहुत ही कम है और रिएक्टेंट जो है वो तकरीबन तकरीबन जैसा है वैसे का वैसे ही। क्या आपको ये वजाहत क्लियर हुई? यस और नो? शाबाश, ओके कर दीजिएगा जब तक मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। The very small value of Kc shows that a very small quantity of reactant is
converted into product, and reaction is not favorable in forward direction. तो बच्चों एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। बहुत आसान से पॉइंट है बच्चों, और वो पॉइंट ये है कि अगर Kc की वैल्यू बड़ी आए तो रिएक्शन जो होगा वो आगे जा रहा होगा, सारा का सारा रिएक्टेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। अगर Kc की वैल्यू बहुत छोटी आए तो बेटा बहुत ही कम क्वांटिटी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में गई है, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बना, रिएक्टेड वैसे का वैसा ही है और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा होगा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करते हैं। कल इसका डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी सिखाऊंगा, उसके न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सिखाऊंगा, और अगर मौका लगा तो ली शैटलियर प्रिंसिपल का इंट्रोडक्शन भी दूंगा। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दे इजाज़त। इसके अलावा मैनेजमेंट की तरफ से 2 अनाउंसमेंट है। पहली अनाउंसमेंट 5 मई तक या 4 मई तक अपनी फ़ीस सबमिट करवा दें। साथ ही साथ में अपने आप को एनुअल जो ग्रैंड टेस्ट है उसके लिए रजिस्टर्ड करवा लें, साथ में टेस्ट किट भी हासिल कर लें ताकि हम अपने कोर्स को कंपाइल करके ख़त्म करके आपको MCQs का सिलसिला शुरू करवा सकें। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।